प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान के लिए जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं खारजी महाज पर ख़ास तौर पर, उसमें अफ़गानिस्तान का जो मामला है वो बहुत अहम है और पाकिस्तान इसको बहुत संजीदगी से देख रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो भी सूरत हाल होती है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ सकता है। अफ़गान मुहाजिरीन का इन्फ्लो हो सकता है पाकिस्तान में, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। फिर पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर वाक़ है जहाँ पर कुछ आलमी ताकतों की पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस हैं, मुतालबात हैं। पाकिस्तान ने कुछ पर नो कह दिया है, इसके नतीजे में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर कुछ हरीफ ताकत यानी अमेरिका की कुछ हरीफ ताकतें भी हैं, जैसे कि चीन है या रूस है, उनके इस खत्ते पर जो नज़र है उसके पर्सपेक्टिव वो डिफरेंट है। पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहा है? आप जानते हैं कि इसी पस मंज़र में एक जो सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसका इजलास भी हुआ है 8 घंटे तवील, और उस पर तफसील से उसमें जिस मौजू पर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हुई है वो अफ़गानिस्तान ही है। इस पर हमने कल के प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू भी की थी, लेकिन आज हम चाह रहे थे कि ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की जाए कि वहाँ पर क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा वहाँ पर बनने वाला है, उसका पाकिस्तान पर क्या उसके असरात मुरतब हो सकते हैं, और पाकिस्तान को जो है वो पेशबंदी कैसे करनी है, और पाकिस्तान की पॉलिसी अफ़गानिस्तान के हवाले से है क्या। तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ कराता हूँ। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, खुशामदीद। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। जनरल साहब आपको खुशामदीद। उवैस तौहीद साहब हैं हमारे साथ, और सईद काजी साहब मौजूद हैं। मैं तमाम तजज़ियाकारों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले जनरल साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ, ये आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी को, और अफ़गानिस्तान जो खदशात थे या बाज़ ताकतों के नज़दीक वो खदशात उतने नहीं थे, उनकी तवक्को से ज़्यादा हो रहा है। यानी ख़ुद अमेरिका को शायद ये तवक्को नहीं थी कि अफ़गानिस्तान में इस तरह की सूरत हाल इतनी जल्दी पैदा हो जाएगी। हम क्या कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान खाना जंगी का शिकार हो चुका है और वहाँ पर एक दो ताकतें जो हैं वो मुतहारिब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमेरिका ने जब निकलने का अहद कर ही लिया तो फिर उसको अफगानिस्तान के अमन से गर्ज नहीं थी, और ये बात वाज़ेह थी कि जब आपने एक मुत्तफ़िक का हल वहां पे नहीं दिया जो कि अमेरिका की सुपरविजन में बन सकता था, तो फिर लाजमी बात है कि मुतहारिब ग्रुपों ने सामने आना था और जंग शुरू हो जाती। तो वो तो आप देख ही रहे हैं कि तालिबान एक तरफा काम कर रहे हैं और दूसरे जो उसके धड़े हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं या हज़ारात हैं, तो वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में। ये जो सूरत हाल है ये, और फिर जब मलेशिया वगैरह भी तैयार की जाए तो ये तो बड़ी बात एक सूरत आपको नजर आ रही है कि ये खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। गो कि वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अभी शुरू नहीं है, लेकिन इसमें कोई देर नहीं लगेगी। अब इसमें सिर्फ एक ही बचत की सूरत निकल सकती है कि तालिबान जो है वो बजाय इसके कि जाके काबुल पे कब्जा करें, उससे पहले सब लोगों को, सब स्टेक होल्डर्स को वो मैसेज दे दें कि जनाब हम आगे नहीं जा रहे, हम बैठे हैं, आप आके हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। तो मुज़ाकरात का प्रोसेस अगर शुरू हो तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात कर सकते हैं। बाकी रही बात कि हमारा इन्फ्लुएंस, देखें पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तालिबान पे था कुछ थोड़ा और थोड़ा अब भी है, लेकिन तालिबान पे ऊपर अकेले तालिबान पे इन्फ्लुएंस होना जो है वो अफगानिस्तान में किसी भी नतीजे पे आपको नहीं पहुंचा सकता। वहां तो वो चाहिए ऐसा इन्फ्लुएंस जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स पे हो और आप उनको जबरदस्ती बिठा सकें। ये इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए आपको रशिया की भी मदद चाहिए, चाइना की, ईरान की, क्योंकि मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ ग्रुप्स वहां पे इन मुल्कों की प्रॉक्सीज रहे हैं जी, और प्रॉक्सी रहने की वजह से उनका ताल्लुक, उनका इन्फ्लुएंस उन पे बड़ा मौजूद है। तो यही चीज आपको गाइड करती है कि पाकिस्तान अब अकेला रेलिवेंट नहीं है, बल्कि ये खित्ते के 4 मुल्क जो है वो रेलिवेंट है, और आपको जो पॉलिसी बनानी होगी या जो भी एफर्ट करनी होगी अमल लाने के लिए, वो खित्ते के ममालिक के साथ मिलके आप कर सकेंगे। अकेले कोई भी नहीं कर सकेगा, ना रशिया कर सकेगा अकेले, ना चाइना कर सकेगा, ना पाकिस्तान। तो ये एक जरूरत बन गई। अमेरिका चाहेगा कि यहाँ पे ये इंस्टेबिलिटी कायम रहे, ये लड़ते मरते रहें, ताकि ये जो खित्ता है, ये अफगानिस्तान, ये लिंक के तौर पे, ब्रिज के तौर पे काम करता है रशिया के लिए या सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए, चाइना, ईरान के लिए। ये सारी चीजें जो हैं वो मुमकिन नहीं रहती अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता है या रहता है। इसी वजह से तालिबान, ये अशरफ गनी और अब्दुल्ला जब जाके मिले जो बाइडेन को,
तो उसने उनको वादे कह दिया कि जनाब अब ये हमारा मसला नहीं है, ये अफगानियों ने तय करना है कि उन्होंने क्या करना है, जो वो जानते हैं कि अफगानी खुद ब खुद तो आपस में कभी भी इत्तेफाक राय नहीं पैदा कर सके। सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है शाह साहब, मगर एक बात जो अभी जन साहब ने की, उन्होंने कहा कि जी अब अमेरिका का क्या यहाँ से चले जाने के बाद अफगानिस्तान में क्या होता है उसको इससे गरज नहीं है। क्या अमेरिका अफगानिस्तान से लाताल्लुक़ रह सकता है? क्योंकि अमेरिका लाताल्लुक़ होता है तो उसकी जो हरीफ कुव्वतें हैं चाइना और रशिया, वो तो लाताल्लुक़ नहीं है, तो अमेरिका कैसे लाताल्लुक़ हो सकता है? और अगर लाताल्लुक़ नहीं हो सकता तो फिर उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, वो क्या कर सकता है यहाँ पर? मेरे ख्याल जन साहब का कहने का ये मकसद है कि उसको इस बात से कोई अब दिलचस्पी नहीं है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो। वो चाहेगा कि एक दो उसकी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि अगर बदअमनी होती है, अदम इस्तेहकाम होता है, तो वो कह सकता है कि हमने यहाँ इस्तेहकाम दिया था, हमने यहाँ अमन दिया था। एक फ्रीक था जो लड़ रहा था और उसको हमने गैर मौसर कर दिया था, और बाकी जो सारे धड़े थे वो हुकूमत में शामिल थे और वो काम चल रहा था। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा। दूसरा, अगर बदअमनी रहती है तो ज़ाहिर बात है वो सारे हमसाया ममालिक को डिस्टर्ब करेगी, पाकिस्तान को भी, ईरान को भी, ताजिकिस्तान को भी, चाइना को भी और रूस को भी। तो वो अमेरिका के मफाद में है। अमेरिका की जो यहाँ अज़ाइम हैं वो पूरे होते हैं। अगर बदअमनी होगी तो एक फ़रीक होगा, अगर अमन कायम हो जाता है कि मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जाती है तो फिर तो रेलेवेंट अमेरिका सिर्फ ऐसा तक होता है कि अगर वो कोई पैसे वैसे दे सकता है तो, अदरवाइज़ फिर चाइना रेलेवेंट होगा, पाकिस्तान रेलेवेंट होगा, ईरान होगा, रूस होगा। तो ये इस हद तक तो ये बात है, ठीक। लेकिन जो बदअमनी की और खाना जंगी की जिस तरह बढ़ा चढ़ा कर इशू को पेश किया जा रहा है, मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता। मैं पहले भी कह चुका हूँ कई प्रोग्रामों में कि ये बदअमनी जो हमें माजी की बदअमनी डराती है या खाना जंगी डराती है, वो एक हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इस वक्त हालात बिल्कुल उसके उलट हैं। उस वक्त चाइना जो था वो इस तरह का ताकतवर फरीक या ताकतवर इलाकाई कुव्वत नहीं था, और उस वक्त जो दावेदार थे सोवियत यूनियन की पसपाई के या तबाही के, वो बहुत थे। अमेरिका भी था, मुजाहिदीन की 7 जमातें भी थीं, पाकिस्तान भी था, कई, वो आपस के क्लैश था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान जो तालिबान का सबसे, इस खित्ते में सबसे बड़ा मुखालिफ जो था तालिबान की हुकूमत का, वो उस वक्त था ईरान। आज ईरान ख़ुद कह रहा है हज़ारा और बदख्शां के लोगों को कि जी आप लोगों ने तालिबान के साथ नहीं लड़ना, और तालिबान की जो पेशकदमी शिमाल की तरफ है, इसका मतलब ये है कि वो उज़्बेक, ताजिक या जो दूसरे बदख्शानी हैं वो अब उस तरह के हरीफ नहीं हैं इनके। और जो एक नफसियाती बर्तरी तालिबान को हासिल है, उसकी वजह से भी मैं नहीं समझता कि वहाँ कोई खुदा न खास्ता अब्दुल्ला या दोस्तम इस पोजीशन में हैं कि वो बड़ी खाना जंगी को जन्म दे सकें। तो इसलिए ये इस बढ़ा चढ़ा कर ख़तरे को पेश किया जा रहा है। हाँ, एक चीज़ है जो तालिबान के लिए उसको सोचना चाहिए कि अगर वो अपने तौर पर काबिज़ होते हैं, जो होने की मैं तो समझता हूँ सलाहियत रखते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान समेत कोई मुल्क उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, तो उसका उनके पास क्या जवाब होगा। इसलिए उन्हें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ते की तवज्जो दिलाई है कि अगर उनको तस्लीम नहीं किया जाता तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। और फिर ये सवाल इससे पहले आएगा कि क्या पाकिस्तान और बाकी ताकतें उनकी हुकूमत को तस्लीम करेंगी या नहीं करेंगी, और अगर नहीं करेंगी तो क्या होगा। एक ब्रेक ले लेता हूँ मैं अवैस, तो काजी साहब के सामने ये नुक्ता रखता हूँ, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वैसे तो साहब, आपके ख्याल में तालिबान अगर अपनी ज़बरदस्ती हुकूमत यानी ताकत के ज़ोर पर अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो पाकिस्तान और दूसरी ताकतें उसको कबूल कर लेंगी इस हुकूमत? देखिए, ज़ाहिर बात है कि एक बड़ा इम्तहान होगा, और जो हमारी मालूमात है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर भी ये बात हुई, और हमारी अस्करी क़यादत जो है उसने यही सवाल जो है वो सियासी क़यादत जो है उसके सवालात के जवाब में ये सवाल भी रखा कि क्या इस पे क्या होनी चाहिए पॉलिसी। और हमारी तला ये है कि आने वाले दिनों के अंदर एक और सेशन इस तरह का हो सकता है। और जी सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या
गन पॉइंट पर, अगर बंदूक की नाली पर तालिबान जो है वो काबुल पर कब्जा करते हैं और हुकूमत अपनी कायम करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उसे पाकिस्तान माजी की तरह 90 की दिहाई की तरह जब सबसे पहले 3 ममालिक के अंदर शामिल हुआ था, यूएई और सऊदी अरब के साथ तस्लीम करने पे, और उसे काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था इस पूरे दौर के अंदर कि तालिबान का साथ पाकिस्तान ने किस तरह दिया है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि काबुल का जो फॉल है वो अगले 2-4 माह में मुमकिन हो सकेगा। वहाँ नेशनल आर्मी है और एक बड़ा सवाल ये है कि क्या वो मुत्तहिद रहेगी 70-80 हज़ार की तादाद की अफगान नेशनल आर्मी जिसपे बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं अमेरिका और मगरबी ताकतों ने, या फिर वो मलेशिया जो एथनिक लाइंस पर उसकी फॉर्मेशन है वो लिसानी बुनियादों पर अलग हो जाएंगे। तो बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, बड़ी डाइसी सिचुएशन है असद इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ पे तालिबान बरखिलाफ माजी शमाल के इलाकों में जहाँ पे उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था, वहाँ उन इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं तो 120 के करीब अजला ऐसा है जिसपे तालिबान का कब्जा है। सबसे बड़ी बात ये कि क्या मगरबी ताकतों के पास क्या मॉरल जस्टिफिकेशन होगी कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करे, क्योंकि अमेरिका ने ये मुआहिदा किया, अफगानिस्तान की हुकूमत को, अशरफ गनी की हुकूमत को फरीक नहीं बनाया, तालिबान के साथ मुआहिदा किया। ये अमन मुआहिदा इसे कहेंगे या इसे कहेंगे कि इनखला का मुआहिदा? मैं समझता हूँ कि ये इनखला का मुआहिदा हुआ अमेरिका और तालिबान के दरमियान। अमेरिका चाहता है कि वो ग्रेसफुली बाइज्जत तौर पे इस रीजन से उसका इनखला हो, और जो हमारी इत्तलात के मुताबिक अब चंद सौ सिर्फ अमरीकी अफवाज रहती हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, और उनका इनखला भी मैं समझता हूँ कि हो जाएगा। आप इतना इंडिफरेंट एटीट्यूड का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं असद कि गुज़िश्ता रोज़ जब जो बाइडन से सवाल जवाब हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पे फॉलो अप में आंसर नहीं लूँगा, सवाल नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे वीकेंड की छुट्टी मनानी है और 4 जुलाई जो है वो आज़ादी का दिन है अमेरिका। तो मैं खुशगवार मौज़ूआत पे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन सर मसला ये है ना कि अमेरिका, क्या इसका मतलब ये है, मैं सईद काजी साहब ज़रा आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, क्या अमेरिका ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं जब निकलने का ऐलान करूंगा या हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, हम वापस आने लगेंगे तो तालिबान इतनी बड़ी ताकत बनकर फ़ौरन उभरेंगे? क्या अमेरिका ये तवक्को नहीं कर रहा था और वो नाखुश है जो कुछ हुआ है इससे, और वो बहुत ना चाहते हुए जो है वो इस सिचुएशन को फेस कर रहा है? देखें, ये वो उनके पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जो वो वक्ती तौर पर जो हालात होते हैं उनको सामने रखते हैं, वो कोई असूलों पर मबनी उनके डिसीजन नहीं होते। अभी मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे कि अगर बंदूक की नोक पर हुकूमत बनाएगी तो ये होगा। तो पहली बात तो ये है कि कौन सा काम है जो पिछले 30 साल से बंदूक की नोक पे वहां नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा माजी में भी तो झांक लें, कल एक प्रोग्राम करें, ये जो ऑपरेशन साइक्लोन से पहले का अफगानिस्तान था उसकी फुटेज निकलवाएं और इसकी फुटेज निकलवाएं जहां डेजी कटर आके लगे हैं। यहां तो डेमोक्रेसी पैदा करनी थी, पहले ये भी तो बात करें ना यार, वो किधर गई है अपना फ्री मार्केट डेमोक्रेसी और जो एक जदीद दुनिया तख्लीक करनी थी हमने, पहले तो मुझे वो बताएं। उसका रहा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था थोड़ा बहुत सौर इनकलाब तक या उसके वो तो आपने कर दिया खत्म। वहां अब कुछ नहीं है सिवाय उनकी एक पॉपी है वो जिसे वो काश्त करके बना सकते हैं अपना, और आपने जदीद तरीन असले की मदद से अफगानिस्तान को आपने गारों के जमाने में भेज दिया है। वो सिर्फ इसलिए कि वो गर्म पानियों तक रूस ने आना था। अब आप स्नान फरमाइए उस गर्म पानी में जो आपने बचा लिया है। पहली बात तो ये जरा इनकी जिम्मेदारी भी अपोर्शन करें ना जिन्होंने किया था। अब आगे आ जाते हैं, अब आगे मुझे बताएं क्या होगा। वहां पे जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जिनके पास 4 टके थे, इख्तियारात थे, वो भाग गए हैं। होना है या नहीं होना मुझे नहीं पता, मुमकिन है उतनी जंग होती है। मेरा ये ख्याल है कि वहां पे एक इनस्टेबिलिटी फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड शुरू हो गई है। अमेरिका बहादुर झांग है क्या? अब किधर गई वो डेमोक्रेसी जो इराक में वो लेके आया था? मुझे आज बताएं, आज नूर मोहम्मद तरक्की का जमाना जन्नत का जमाना लगता है अगर आज से कंपेयर करें। आज जो है इराक जो है वो इराक जहां पे ये गए थे उस इराक को आज के इराक से कंपेयर करें। हम किसी डिक्टेटरशिप के हामी नहीं है, मगर लुक एट दीज क्रिमिनल्स जो ये यहां पे करके गए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इस वक्त अगर आप देखें, दुनिया देखें, तो अगर जो मैशत दुनिया की देखें तो वो कह रहे हैं कि स्लो मोशन जो है वो रैक जो है ट्रेन रैक हो रहा है दुनिया में।
आप हम अपनी मैशत देख लें, $150 बिलियन का आपने नुकसान किया, और जिस किस्म की इशराफिया यहाँ पे मुसल्लत की अमेरिकी साम्राज्य ने, अब उसके जरिए हमने ये ठीक करना है। और हम उनको अब ब्रीफिंग दे रहे हैं कि भाईजान ये ठीक करो। जिनके घर एक तीसरे दर्जे के जो सफीर का फोन आ जाता है गोरे का, तो इन्हें समझ नहीं आती, धमाल डालनी शुरू कर देते हैं। ये अब अमेरिका का मुकाबला करेंगे और हम इनकी यकजहती पैदा कर रहे हैं। सो वी हैव लैंडेड इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं अपने मुल्क की बात करूं कि मेरे मुल्क में जो बागडोर जिन लोगों के पास है, उनकी जरा लेवल देखें, उनका विजन देखें, उनकी तालीम देखें, उनकी प्रेफरेंसेस देखें, तो वी आर इन फॉर अ बड़ी, और अल्लाह ताला आपको क्या पॉलिसी में क्या खामी लग रही है सर? आपको क्या खामी लग रही है जो आप कह रहे हैं कि हम बहुत मुश्किल सूरत हाल में पड़ चुके हैं और इस हुकूमत से हैंडल नहीं होगा? आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है पॉलिसी में? देखें, एक तो आपके हमसाये में एक स्टेट बैठ चुकी है, जरा गौर फरमाएं वहां पे क्या सूरत हाल होती है। कोई कहता है 30 लाख बंदा और आने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे अभी टेररिज्म से बड़ी मुश्किल से हमने इतनी अपनी शातें लेके जान छुड़ाई है, यहाँ धमाके बंद हुए हैं। बड़ी जितनी कीमत हमने अदा की है, $150 बिलियन अदा किया है, 5-7 हजार अपने फौजी शहीदों की लाशें उठाई हैं, 60-70 हजार जो है अपने सिविलियंस मरवाए हैं, स्कूलों के बच्चे मरवाए हैं, हमने सबसे ज्यादा कीमत दी है यहाँ पे। और बड़ी मुश्किल से ये एक सिलसिला बना था। मगर आप देखें ये जो जैसे वेस्टर्न क्या कहते हैं, मगरबी तहजीब के टार्च बेरर जिस जगह घुसे हैं वहां आबादियों को ताराज करके आए हैं और अब छोड़ के चले गए कि उन्हें ठीक कर लो। मुझे बताएं, यहाँ यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खत्म कर दिया, और वहां पे सिवाय पॉपी के और जो देसी बंदूकों की कोई चीज नहीं बनती वहां पे बंदा बीमार हो जाए तो इलाज कराने लाहौर आता है। आप यानी वहां जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था अब बहुत मुश्किल है। तो जनरल साहब, क्या पहला सवाल तो ये कि क्या 5-7 लाख लोगों के आने की तवक्को भी है यहाँ पर, और अगर आती है तो जो रियासत की पॉलिसी है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जैसे भी सईद कादी बात कर रहे थे, मुश्किलात तो डेफिनेटली बहुत है। यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिसी एक ही है कि यहाँ पे अमन आए, और अमन के लिए सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको शामिल होना जरूरी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, यही बात चाइना कर रहा है, यही बात कर रहा है रशिया, और यही बात ईरान कर रहा है। बावजूद इसके कि अब ये चारों मुल्क जो हैं वो तालिबान को भी सपोर्ट करते हैं। ये नहीं है कि तालिबान जो है उनको वो सपोर्ट, क्योंकि इनका खदशा सबका है दाइश, कि दाइश अगर वहां पे बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकती है। लिहाजा तालिबान की हुकूमत उसके हाथ से तो ठीक है, लेकिन चूंकि बाकी लोग तालिबान की हुकूमत को नहीं मानेंगे तो वो ममालिक तालिबान की हुकूमत को मान लेंगे फौरन? जनरल साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क मेरा नहीं ख्याल उनको रिकग्नाइज करेगा अगर सिर्फ तालिबान ने गवर्नमेंट बनाई। उसकी वजह यह है कि हमारा पुराना तजर्बा, आपको याद होगा कि हम शाह मसूद ने पंजशीर का इलाका जो है उसको कभी भी तालिबान के हाथ नहीं जाने दिया, और जब वो खुद मारा भी गया तो उसके बाद भी वो मलेशिया जो उसकी अपनी थी अहमद शाह मसूद की, वो लड़ती रही इनके खिलाफ। अब भी यही होगा कि तालिबान बाद इलाकों पे हावी होंगे, वहां उनकी रिट होगी, और बहुत सारे इलाकों में रिट नहीं होगी। अगर ये सूरत हाल रहती है तो फिर आप देखिए कि वहां से टेररिज्म आएगा, जो कि आज भी हम TTP का जो मसला है, वो जब हम अशरफ गनी गवर्नमेंट से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी सारे मुल्क पे हमारी रिट नहीं है, लिहाजा TTP जहां ऑपरेट कर रही है करेगी, हम क्या करें। तो बहाना सही, लेकिन ये चीज सिचुएशन बन सकती है। सो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि एक इनस्टेबल अफगानिस्तान जो है, वहां पे हुकूमत जो भी होगी उसकी रिट चूंकि नहीं होगी पूरे मुल्क पे, तो जैसे आज तालिबान लड़ रहे हैं अशरफ गनी की हुकूमत के खिलाफ, तो अशरफ गनी की वाकई उनकी रिट नहीं है सारे अफगानिस्तान तो पे। पाकिस्तान तो क्या जनरल साहब, पाकिस्तान क्या बाजी की तरह तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा? और अगर नहीं करेगा तो क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? क्या तालिबान को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा उनकी हुकूमत को, और उनको यही कहा जाएगा कि दूसरों को शामिल करें, क्योंकि पुराना तजर्बा यही है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो नहीं सका था। बावजूद इसके कि पिछले दौर में जो तालिबान के 5 साल दौर गुजरा था, उसमें अफगानिस्तान की सरहद पे हमने एक भी सिपाही नहीं रखा हुआ था, और हम बड़े कंफर्टेबल थे उनके साथ। लेकिन उसमें इशू यही था कि उस वक्त पे भारत का असर रसूख वहां वो नहीं था, और ना ही उस वक्त TTP वहां पे थी। आज TTP वहां पे है। अगर आधा मुल्क नॉर्दर्न अलायंस वो TTP को सपोर्ट करती रहे, वो हमारे खिलाफ एक्शन करते रहे, भारत भी उनके साथ मिला रहे,
तो हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करके क्या करेंगे? हमें क्या मिला? हम तो यही कहेंगे कि तालिबान जो है वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी बातचीत करें और उनको शामिल करें, ताकि ये नॉर्दर्न अलायंस जो है उसको पाबंद किया जाए, क्योंकि तालिबान ने हुकूमत कायम करने से पहले अमेरिका के साथ जो माहिदा किया है, उसके साथ माहिदा में यह कहा है कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ। तो ये बड़ा जरूरी है कि वहां सब जगहों पे उनकी रिट हो और वो जमीन इस्तेमाल ना हो सके। पाकिस्तान को यही खतरा है कि नॉर्दर्न अलायंस सपोर्ट करेगी टीटीपी को, भारत उनके साथ मिलकर सपोर्ट करेगा और तालिबान उनको नहीं चेक कर सकेंगे। फिर आज सूरत हाल ये भी है। जन साहब वो बता दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूँ, कि आपके ख्याल में क्या वहाँ से खाना जंगी से मुतासिर होने वाले लोग हिजरत करके अफगान मुहाजिरीन क्या पाकिस्तान का रुख करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या स्ट्रेटेजी होगी पाकिस्तान की? देखिए करेंगे, लेकिन वो यही है कि जो हमारे बॉर्डर्स के साथ है वो हमारी तरफ आएंगे, जो ईरान के बॉर्डर्स के करीब है वो उधर चले जाएंगे, और हमारी तरफ जो आएंगे वो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने ज्यादा जो हम 6-7 लाख कहते हैं शायद इतने ना हो, क्योंकि जो इस हुकूमत के लोग हैं ये अगर मार खाएंगे भागेंगे तो ये तो वो है जो हमें गालियां निकालते रहे। इनको तो वैसे यहाँ घुसने नहीं देना चाहिए। इन लोगों को तो बताना चाहिए कि अब उधर जाओ जहां जिनके लिए तुम काम किया करते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी थोड़ा जरा सोच लेना चाहिए कि जो हमारे दुश्मन वहां बन के बैठे रहे, सही, हमें तो उनसे बचना चाहिए। ठीक है, सही है जी। इरशाद साहब देखें, एक दो चीज़ें पहले डिफ़ाइन कर लेनी चाहिए कि अगर तालिबान, पहली तो बात यह है कि जो सईद काजी साहब ने बात की वो बिल्कुल 100% है कि क्या पिछले 30 साल में या 40 साल में वहाँ कोई हुकूमत मुंतखब होकर आई है, अवाम के वोटों से आई है? क्या करज़ई को बंदूकों के ज़रिए नहीं बिठाया गया था? क्या तालिबान की हुकूमत जो थी इलेक्शन के ज़रिए पलटाई गई थी? या अशरफ गनी साहब जो थे वहाँ के बड़े पॉपुलर रहनुमा थे जिनको सदर, यानी हुआ ये कि ये हालिया इलेक्शन जो हुआ उसमें अब्दुल्ला जीत गया, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं जी सदर तो अशरफ करज़ई होगा, अशरफ गनी होगा, और 2 हल्फ बर्दारियाँ भी हो गई। उसके बावजूद उनको बिठा दिया गया कि नहीं जी आप सदर होंगे, आप नायब सदर होंगे, बैठ जाएँ। अगर पहले ताकत के ज़रिए हुकूमतें बनती रही हैं तो अब भी ताकत के ज़रिए ही हुकूमत बन सकती है, इसलिए कि जब तालिबान ने बाकायदा डेलीगेशन तश्कील दे दिया मुज़ाकरात के लिए, तो अशरफ गनी हुकूमत जो है उसने पहले तो उनके कैदी रिहा नहीं किए, खिलाफ वर्जी की उस माहदे की जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुआ था। उसके बाद वो डी लिस्ट नहीं किए गए, वो अमेरिका ने बदअहदी की माहदे की, जिन लोगों को डी लिस्ट करना था वो नहीं किए गए। और तीसरा ये है कि मुज़ाकरात के लिए कोई बता दे कि अशरफ गनी ने कौन सा वफ़द तश्कील दिया है जो तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा हो। तो इसलिए ये तो हुकूमत वहाँ जब भी बनेगी क़ुव्वत के ज़रिए बनी, ताकत के ज़रिए बनेगी, और हम ना बना सकते हैं ना अमेरिका बना सकता है, एक बात। दूसरा ये है कि ये हमें डिफ़ाइन करना चाहिए कि अगर शोरश होगी तो किस इलाके में होगी? क्या वो जलालाबाद में होगी, क्या वो कंधार में होगी, या ये शिमाल में होगी? क्योंकि शिमाली इत्तेहाद जो नाम नहाद शिमाली इत्तेहाद, अगर वो उसका वजूद बरकरार नहीं रहा, वो आपस में लड़ पड़ चुके हैं, तो अगर वो होगी शिमाल में तो वो पाकिस्तान में क्या करने आएंगे लोग? क्या उज़्बक पहले यहाँ आए थे? क्या पहले हमला हुआ था शिमाल से? सही। दोनों दफ़ा जो हमला हुआ है शिमाली इत्तेहाद को, अमेरिका ने जब कहा कि जी आप काबुल की तरफ बढ़ें, तो वो सारे लोग जो थे, मुतासरा लोग जो थे वो पश्तून लोग थे, और उनके लिए जाए पनाह पाकिस्तान थी। जब रूस आया था तब भी सूरत हाल ये थी। अब जो मुतवक्के तौर पर है इम्कान वो है शिमाल में, तो शिमाल के लोग यहाँ नहीं आएंगे, वो ताजिकिस्तान की तरफ जा सकते हैं, वो ईरान की तरफ जा सकते हैं। और इस वक्त ईरान जो है वो तालिबान का मुखालिफ नहीं है, वो दुश्मन नहीं है। तो एक तो ये बात समझने की है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त शिमाली इत्तेहाद का जो इसको कहना चाहिए, यानी वो जो दोस्तम साहब हैं वो बैठे हुए हैं तुर्की में, यानी उनको ये जुर्रत नहीं है कि वो आके अफ़गानिस्तान में आएँ और अपना कोई रोल प्ले कर सकें। और ये जो अब्दुल्ला हैं और या अशरफ गनी हैं, ये पहली फ़्लाइट पकड़ेंगे और ये चले जाएंगे, एक वाशिंगटन चला जाएगा, एक नई दिल्ली चला जाएगा। तो खाना जंगी का जो ख़तरा है वो, अगर तो खाना जंगी कोई मुल्क कराना चाहता है तो वो तो हो सकता है, अगर कोई बाहर की इन्वॉल्वमेंट ना हुई तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़े पैमाने पर खाना जंगी हो सकती है। ये दूसरा पहलू। मुखालिफ क़ुव्वतें जो हैं वो आपके ख्याल में
सर कर ली जाएंगी या खामोश हो जाएंगी? गुजारिश है कि अब जो वो जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, ज़िले पर ज़िला हो रहे हैं। 3 लाख फ़ौज अगर मुकाबला नहीं कर पा रही तालिबान का, 120 ज़िले तो उन्होंने पूरे के पूरे उन पर होल्ड हो गया है ना, शुमाल के भी तो अगर वो 3 लाख भी उनमें से भाग भाग के लोग जा रहे हैं, मैं आपको एक खबर दे दूँ, अगले चंद महीने में या चंद हफ्ते में अशरफ गनी हुकूमत के कुछ अहम लोग जो हैं वो ऐलान करेंगे तालिबान की हिमायत का। अहम लोग जो हैं, अशरफ गनी की हुकूमत के, अशरफ गनी की हुकूमत में शामिल अहम लोग जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि उनको शिमाल में कहीं भी रेजिस्टेंस का सामना नहीं है। वो जो सूबाई दाल हुकूमत है, तो आप कह रहे हैं अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार नहीं होने जा रहा? खाना जंगी का शिकार नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर तालिबान वहाँ हुकूमत, तालिबान को जो करने का काम है वो ये है कि अशरफ गनी या दोस्तम या अब्दुल्ला अब्दुल, लेकिन सर ये सवाल ये पैदा होता है कि उनकी हुकूमत में ताजिक, उज़्बक, हज़ारा, बदख्शानी शामिल होने चाहिए। ये इन लीडरशिप को छोड़ें जो अमेरिका की टाउट है, पालतू है, जो मुसल्लत करता है, लेकिन उनकी लीडरशिप जो है, जो जेन्युइन लीडरशिप है, वो हिस्सा होना चाहिए। ये इसरार नहीं करना चाहिए कि जी सिर्फ हमारी ही हुकूमत होगी और जो बैत करेंगे ये ना करें। एक वसीउल बुनियाद हुकूमत इस बेस पर कि जी उसमें एथनिक ग्रुप जो हैं, रिलीजियस ग्रुप सारे शामिल हों, तो मेरे ख्याल है काबिल। मैं इसके 2 पहलू और हैं। एक ये कि तालिबान अगर इस पर क्या सोच रखा होगा कि अगर हमारी हुकूमत को दुनिया की तमाम ताकतें कबूल नहीं करती या मुमालिक कबूल नहीं करते तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम क्या करेंगे? जाहिर है क्या आइसोलेशन में अफगानिस्तान जिंदा रह सकता है? क्या ताल्लुकात मुनक़ता करके तमाम मुमालिक के साथ चल सकता है? एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं ज़रा हमारे यहाँ जो लोकल पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा बिलावल समेत जो है वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, क्या वो इसी पर्सपेक्टिव में हो रहा है? क्योंकि आज जो शहबाज गिल साहब ने कहा है वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो अपनी हुकूमत पक्की करवाने के लिए अमेरिका के पास जा रहे हैं कि जनाब अमेरिका के इमरान खान ने आपको एब्सोल्युटली नोट कह दिया, आप हमें चांस दें तो हम ये नहीं करेंगे, हम आप जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। ये शहबाज गिल साहब का दावा है। तो इसके साथ भी जरा मिलाकर देखते हैं कि चीज़ें किस तरह को जा रही हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको दोबारा। मैं ओवैस साहब जो जिक्र करके गया था ब्रेक पर जाने से पहले कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो अमेरिका जा रही है, क्या उनकी उसको आप इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि ये इसकी अहमियत ये है अफगानिस्तान के हवाले से? जी ओवैस साहब। देखिए असद, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा आप। जी देखिए, एक तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ, जो मेरी मालूमात है उसकी बुनियाद पर मैं आपको देता हूँ। जो शहबाज गिल साहब जो हैं, आदमी को ज़रा ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हसास मामलात होते हैं, कितना बोलना चाहिए, किस तनाजुर में बोलना चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर जब ये बात हो रही थी कि अमेरिका और चीन के दरमियान तवाज़ुन किस तरह बरकरार रखा जा सकता है, दोनों बड़ी ताकतें हैं, चीन के साथ हमारे किस तरह के ताल्लुकात हैं और एतमाद वाले ताल्लुकात हैं, उस पर जब ये बात हुई तो एक सवाल ये उठा कि जी अब आप बता दें सियासी क़यादत से कि जी किस तरह के ताल्लुक़ है, अमेरिका के साथ भी एक विंडो रखनी चाहिए हमें ताकि एक बैलेंस रहे। और उसमें कहीं बिलावल साहब ने ये जुमला कहा कि मैं अमेरिका मेरा दौरा है। अगर उस तराजू में शहबाज गिल साहब ये चाह रहे हैं कि ये कहीं करीब आ जाएंगे, ऐसे मामलात में जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात में होते हैं उसमें ये सियासी जो रहनुमा है वो पॉइंट स्कोरिंग के बजाय एक ऐसी विंडो रखें जिसकी बुनियाद पे रियासत को फ़ायदा हो, मुमलिकत को फ़ायदा हो। ये भी तो हो सकता है कि जाएँ बिलावल और उनकी वालदा और उनकी वजह से काफ़ी एक वेटेज तो है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, तो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे किसी हद तक एक कमांड भी है। बाकी ये सियासत करते रहे। दूसरी जो गुजारिशात आपसे मुझे करनी थी तो ये करनी थी, देखिए पाकिस्तान को 2-3 बड़े चैलेंजेस का सामना है और हतमी तौर पे क्यों नहीं कह सकते उसकी वजूहत है। ये कि वहाँ पे खाना जंगी होगी और 90 की दिहाई वाली होगी और नहीं होगी, डिपेंड करता है। शुमाली इत्तेहाद से बिल्कुल मज़ाहमत होगी,
अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, जो कि नौजवान हैं, क्वींस कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, वो एक मिलिशिया तैयार कर रहे हैं। NDS और रॉ में जो है अहमद बिन सालेह, उनको काफ़ी फंडिंग दी हुई है। इसी तरह और नए प्लेयर्स अब सामने आएंगे। ये रशीद दोस्तम जो है वो एक नंबर 1 एनिमी है इस वक्त तालिबान के, और उनके लिए कोई काबिल माफ़ी नहीं होगी। क्या तालिबान जो है पाकिस्तान के लिए क्या ये तस्लीम करेंगे अगर वो काबुल में होंगे? ये भी डिपेंड करेगा कि अफगानिस्तान में सिचुएशन किस तरह इमर्ज होती है। मैं नहीं समझता कि बहुत जल्दी काबुल जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा तालिबान के। इट्स गोइंग टू टेक अनदर ईयर और सो, एटलीस्ट 9-10 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ द UN या अमरीकी जो इत्तलात है। दूसरी बात ये कि क्या अमरीकी यहाँ फौजी अड्डे चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान उनके साथ वो रिलेशनशिप रखेगा जो 9/11 के बाद थे। आपने साथ तो दिया ना, 3 फौजी अदवार के अंदर आपने अमेरिका के साथ दिया है, जनरल अय्यूब के ज़माने में, जनरल जिया के ज़माने में, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में। ये मुंतखब हुकूमतों पे कहाँ से इल्ज़ाम इनके भी होंगे अमेरिका से ताल्लुकात। दूसरी बात ये कि मुहाजिरीन कितने आएंगे, एक एस्टिमेट है, और वो एस्टिमेट है 10 लाख मुहाजिरीन का आने का, और उसके लिए एक राय मौजूद है जिम्मेदार हल्कों में, वो है कि एक्सटर्नल डिस्प्लेस्ड पर्सन उनको करार दिया जाए, जिस तरह ईरान ने हैंडल किया था माजी के में, जब उन्होंने 10 सिटीज बॉर्डर के करीब कर दिए थे। ये एक कंटेंशियस इशू है जिसपे हमारी जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं वो बदकिस्मती से डिवाइडेड है, बलोच, सिंधी नेशनलिस्ट और पश्तून नेशनलिस्ट। तो ये पार्लियामेंट के लिए मुश्किल होगा कंसेंसस के लिए, और ये बात भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बात हुई है। बिल्कुल सही है। किस तरीके से, एक आखिरी 2 जुमले बोलने दीजिए। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर सिफारती एक टाइट रोप वॉकिंग है पाकिस्तान के लिए, और उसमें चीन के साथ हमारा ज़्यादा झुकाव रहेगा, लेकिन एक विंडो हम चाहेंगे कि अमेरिका के साथ खुली रहे। एक आलमी ताकत है, लेकिन बहुत बड़े मसाइल में घिरा हुआ है पाकिस्तान आने वाले वक्तों में। सही है। सईद काजी साहब, ये आप जो मैंने पहले सवाल किया था कि तालिबान के जहन में आपके ख्याल में ये बात होगी कि अगर हमें दुनिया ने तस्लीम ना किया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन होगा अफगानिस्तान को चलाने के लिए? यार उनके पास लूज करने को क्या है, वहां पे देखें ना स्टेक्स क्या है उनके, जो उनके पास जमीन है बर्बाद। मगर जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया था, मुझे नहीं पता वो गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये जो शहबाज गिल साहब की बात की आपने, मगर जरा एक बात पे गौर करें। यहाँ एक और काम हुआ है, वो ये हुआ है कि आपकी जो ब्लोटेड एलीट है, पॉलिटिकल एलीट है, वो बहुत बड़ी बड़ी माशी इजारादारियों की मालिक भी है। वो बहुत बड़े बड़े जो माशी मफादात हैं मकामी कार्टल्स के, उनको भी रिप्रेजेंट करती है। वो कोई पॉलिटिकल स्टेट्समैन नहीं है, बुनियादी तौर पर वो एक करियाने वालों की ग्लोरीफाइड क्लास है, और उनकी ज़हनी लेवल भी देख लें। तो क्या इस सिचुएशन में, जिस तरह मेरे भाई ने अभी बात की कि हम एक मुश्किल सूरत हाल में है, इससे हम निकलने में मुआमन होंगे या इसमें अपॉर्चुनिटियां ढूंढेंगे? आज से पहले माजी में क्या हुआ, किस दिन ये इकट्ठे बैठे किसी एक कौमी इशू पे कि नहीं हम यार अपनी ये लड़ाइयां खत्म करके तो इकट्ठे लड़ते हैं, ये तो टांगे खींचते हैं। मुझे नहीं पता वो क्यों गए और क्यों नहीं गए, मैं इसकी गवाही नहीं देना चाहता। मैं ये सवाल करना चाहता, आखिरी बात करता हूं, अब जनरल साहब से बात करें कि यार हमारे पास क्या ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो अपने जाती मफादात से बुलंद होके और अपने 2-2 टके के जो मफादात हैं उनसे निकल के हमारी जिंदगियों के बारे में सोचे? तो आई हैव सर्टेन डाउट्स, अल्लाह करे मैं गलत हूं। जी आप जनरल साहब को टाइम दें। जी जनरल साहब। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह के करप्शन वगैरह के इल्जाम और केसेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के ऊपर, वो इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहेंगे ताकि वो सुरखरू हो सकें। और जिस तरह का इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ रवैया और जिस तरह के नारेबाजी की है और एरोगेंस और एक बड़ा एक हकारत अमेज किस्म का रवैया इख्तियार किया है, ये अमेरिका यहाँ पे रजीम चेंज चाहेगा, ये एक फैक्ट है। और अमेरिका ने पिछले, अगर आप 100 साल की हिस्ट्री निकाल लें तो उन्होंने हर 2 साल में एक रजीम चेंज हर जगह की भी, ईरान में की है या लीबिया में
ये उनका जहां कोई उनकी लाइन टो नहीं करता वो रिजीम चेंज की तरफ जाते हैं। ईरान में बड़ी कोशिश की, अभी उन्होंने नहीं कर सके। एब्सोल्युटली नॉट कहने के नतीजे में आप कहते हैं कि इग्नोर, ये एस्पेक्ट इसका इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये अमेरिकी ढूंढेंगे हमारे पॉलिटिकल सर्कल में कि ऐसे मोरे मिल जाएं जिनके जरिए ये रिजीम चेंज की जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ इमरान खान का रवैया थोड़ा अनडिप्लोमेटिक था और लाजमन सुपर पावर की ईगो हर्ट करने वाला था। ठीक, देखें इसमें एक चीज़ जो है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यकीन दहानियाँ करा सकती हैं अमेरिका को, वो जो ख़ातून थी वज़ीर ख़ारजा और जिसकी वजह से फिर जिसके ज़रिए NRO वगैरह हुआ, तो बिलावल भुट्टो क्यों नहीं कराएंगे। और कॉन्डोलेज़ा राइस की बात कर रहे हैं जी, कॉन्डोलेज़ा राइस की बात, कॉन्डोलेज़ा राइस के, वो तो अब चीज़ें छप चुकी है ना सारा कुछ। विकीलीक्स पढ़ लें, विकीलीक्स में सब कुछ मौजूद है। और मियां नवाज शरीफ साहब ये तरले करते थे जाके अपने पहले दौर में, वो जो यहाँ उनके सफ़ीर थे अमेरिका के, उनको लंबू कहते थे और मुलाकात 3 महीने नहीं करते थे। लेकिन एक वक्त आया कि वो रॉबिन राफेल के साथ, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, मरी में बैठ के खाना खाते हैं और इस्लामाबाद वापस आके 5 जर्नलिस्टों को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत आ रही है, आप मेरे साथ वादा करें कि 6 महीने तक मेरे ख़िलाफ़ नहीं लिखेंगे। तो रॉबिन राफेल से मुलाकात के बाद अगर हुकूमत की श्योरिटी मिलती है तो बिलावल ये काम क्यों नहीं करेंगे, हमारे सियासतदान ये काम करते हैं। तो बहरहाल ये कोई शहबाज गिल की बात जो है वो गैर मोहतात ज़रूर होगी, गलत बिल्कुल नहीं है। अच्छा जल साहब, मुझे ये बताइए मुख्तसरन कि पाकिस्तान अड्डे नहीं देता अमेरिका को, जो कि नहीं देगा, तो सेकंड ऑप्शन क्या है अमेरिका के पास? देखिए, अमेरिका अड्डे लेने के बारे में कोई इतना सीरियस नहीं है। उनकी कोशिश थी और वो जानते हैं कि ये अड्डे अगर मिल जाएं तो जब वो 20 साल अंदर बैठ के अफगानिस्तान में इतना बड़ा बगराम का बेस, ये वो नहीं कुछ कर सके, तो अब अगर एक आध अड्डा या 2 मिल जाएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे, मतलब वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। बहुत शुक्रिया जहां साहब, बहुत शुक्रिया। अवैस सईद कायद साहब, इरशाद अवैस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।